हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्म्स जूनियर। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है अरुण कुमार, आपका अपना केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज फिर से आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए लेक्चर में। आज हम स्टार्ट करेंगे मेटलर्जी पार्ट 2। अब पार्ट 1 हमने देख लिया था पहले ही, वो हमारे उसकी वीडियो हमारे चैनल पे आप देख सकते हो। और पार्ट 1 में हमने लगभग लगभग 50% पार्ट क्लियर कर लिया था मेटलर्जी चैप्टर से। वहां हमने आयनिक कंपाउंड्स तक देख लिया था। तो जिसने भी अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो एक बार जाके चेक कर लो, ठीक है। उसके बाद यहां से हम स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको मेटलर्जी के कुछ प्रोसेस है, अकरेंस ऑफ मेटल, यह हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है आज की इस वीडियो में। उसी में मेटल को कैसे प्राप्त करते हैं उसके लिए बहुत सारे प्रोसेस हैं जो आपकी बुक्स में दिए हुए हैं। वो सभी प्रोसेस हम बारी बारी से देखेंगे और उसको बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। और कैसे उसको याद किया जाए ये भी हम देखेंगे। तो मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको कुछ नहीं आता, ठीक है। आपको भी वैसे ही समझना है। आपको बिल्कुल खाली दिमाग रख के यहाँ पर आ जाना है, ठीक है। बहुत ज्यादा सोच के आओगे तो फिर नहीं हो पाएगा। कभी भी आपने देखा, आप क्रिकेट खेलते हो तो आप खाली दिमाग के साथ खेलते हो, तभी आप इंजॉय कर पाते हो ना। कैसे इंजॉय करते हो? वहां आप ये टेंशन नहीं ले रहे होते कि यार मेरे टेस्ट में मार्क्स आएंगे तो क्या होगा, यार मैं नेक्स्ट बॉल पे छक्का मारूं कि चौका मारूं, यार ये इतने रन कर देगा वो कर देगा। नहीं, आप सिर्फ इंजॉय करने के लिए खेलने जाते हो क्रिकेट, है ना। यही बात है ना। आप अपनी बैटिंग एंजॉय कर रहे हो, आप अपनी बॉलिंग एंजॉय कर रहे हो, फील्डिंग कर रहे हो वो भी एंजॉय कर रहे हो, क्योंकि मैच तो देख ही रहे हो आप खेलते खेलते साथ में। तो वही चीज है, यहाँ पर आपको वीडियो को देखना है और एंजॉय करना है। मैं ये नहीं कह रहा आप बहुत ज्यादा दिमाग लगा के स्ट्रेस करके करो, फोकस हो जाओ, ये हो जाओ, कुछ नहीं। क्लियर माइंड के साथ आओ, वीडियो को देखो, ठीक है। आपको जरूर कुछ ना कुछ समझ आएगा, जरूर कुछ ना कुछ सीखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा, 101%। लेकिन कब मिलेगा? जब आप बिल्कुल खाली दिमाग के साथ, बिल्कुल टेंशन फ्री होके बैठोगे। हाँ, कॉपी पेन लेके बैठो ताकि आप लिखते चलो। देखो, उससे क्या है कि आप इंगेज्ड रहोगे। मैं ये नहीं कह रहा आप नोट्स बनाओगे वो करोगे, नोट्स आप पे ऑलरेडी होंगे मुझे पता है, ठीक है ना। आपने स्कूल में भी ये चैप्टर पढ़ लिया होगा और खुद से भी आप पढ़ते ही होंगे। बुक में आपको थ्योरी मिल जाती है, ठीक है। बहुत सारे नोट्स या फिर बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स वैसे भी ऑलरेडी आप पे रहते हैं। अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर भी हमारा जो क्लास नोट्स वगैरह हैं वो सब आपको मिलेंगे, ठीक है। स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। लेकिन उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहां से लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो ये तो रहा बेसिक जो आज का फंडा था हमारा। अब इसके अलावा इस चैप्टर में मैं बताऊं तो देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में से काफी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे अपने एग्जाम में। और साइंस में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है कार्बन कंपाउंड्स के बाद, ठीक है। कुछ चैप्टर्स हैं आपके साइंस में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में जैसे मैं देखूं तो कार्बन कंपाउंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेटलर्जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं, तो इसको तो आप स्किप भी नहीं कर सकते। इसमें आपको एक एक चीज पढ़नी होगी, इसीलिए इसका और कार्बन कंपाउंड्स का वीडियो मैंने लॉन्ग रखा है। बाकी के जो दोनों चैप्टर्स हैं हमारे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन या फिर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसको मैंने वन शॉट में कर दिया था। लेकिन इसको वन शॉट में कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारा कंटेंट है करवाने के लिए, है ना। इसमें मैंने लगभग लगभग काफी टाइम लिया है। दो वीडियो में बांटने के बाद भी इसमें इतना टाइम लगा है, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी वीडियो ये रही होगी, है ना। तो वो चीज तो है ही ऑलरेडी, जो है सो है, ठीक है। क्लियर बोल दिया मैंने, ईमानदारी के साथ। आपसे क्या छुपाना, मतलब जो है वो सच है। तो इस चैप्टर में हमें ये सारी चीजें करने को मिलेगी। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए आओ स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो पहला ही टॉपिक हमारा जबरदस्त आ जाता है, अकरेंस ऑफ मेटल्स। अब अकरेंस ऑफ मेटल्स का मतलब होता है हमें मेटल्स को प्राप्त करना है। अब मेटल्स को प्राप्त कैसे करें? ये तो बिल्कुल सही बात है कि भाई अकरेंस ऑफ मेटल, हमें मेटल को अकर करना है, कैसे करें? लेकिन मेन क्वेश्चन तो वही है। और क्या इसके लिए हमें कुछ बेसिक टर्म समझने की जरूरत है? आंसर है यस। कुछ बेसिक टर्म्स है जो हमें समझनी होगी प्रोसेस को पढ़ने से पहले। कहते हैं ना कि अगर आपको एथलीट बनना है तो पहले आपको अपनी बॉडी बनानी होगी, आपको अपनी बॉडी पे वर्क करना होगा। आपको
उस खेल में, जिस खेल में आपको एथलीट बनना है, उस खेल की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, उस खेल के सारे रूल्स पता होने चाहिए, उस खेल में क्या क्या चीज है, उस चीज से जो भी रिलेटेड है वो सब आपको समझना होता है। तो यहाँ भी ऐसा है, अगर हमें मेटल को एक्कर करना है, ठीक है, तो मुझे सारी चीजें पता होनी चाहिए कि कैसे करते हैं, और उससे जुड़ी हुई, उससे रिलेटेड सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, मिनरल्स और ओर्स। अब मिनरल्स क्या है और ओर क्या है, देखो सिंपल सी चीज है। अच्छा, आपने कभी सुना है कि वाटर के अंदर भी मिनरल्स होते हैं? और ये भी सुना होगा कि बहुत बड़ी बड़ी माइनिंग कंपनीज है, जैसे लाइक वेदांता बहुत बड़ी एक माइनिंग कंपनी है, और भी बहुत सारी है, ठीक है। आपने सुना ही होगा, हिंदुस्तान जिंक का नाम सुना है आपने, ठीक है। तो ये जो माइनिंग कंपनीज है, ये क्या कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं ना, सिंपल सी बात है। और माइनिंग कहाँ होती है? माइनिंग जमीन में से, धरती में से ही तो मटेरियल निकालते हैं वो, धरती में से ही तो मिनरल्स निकाल रहे हैं। और कहाँ से आ रहे हैं, ऐसे बरस थोड़ी दे आसमान से, है ना, या फिर लैब में बैठ के तो बना नहीं दे। हाँ, उस पे लैब में सिंथेसिस हो सकता है, उस पे रिसर्च हो सकती है, लेकिन वो और हमें मिल कहाँ रहा है, जनरली मिनरल्स जो हमें मिल रहे हैं वो धरती से मिल रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है ना, अर्थ से मिल रहे हैं। तो जो भी एलिमेंट या कंपाउंड, एलिमेंट कंपाउंड आपको पता ही है, ये मैंने बता रखा है आपको, ठीक है। हमने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था जल्दी बताओ, मैटर पढ़ा था, मैटर के अंदर हमने पढ़ा था क्या, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, और कितने टाइप के होते हैं एलिमेंट्स में भी, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स, ये सब हम पढ़ चुके हैं, 10th क्लास में है, ठीक है। ये सारी चीजें तो हमें पता ही है वैसे भी, और इस चैप्टर में तो हम मेटल ही पढ़ रहे हैं, और मेटल तो एलिमेंट ही है एक तरीके से। तो जो भी एलिमेंट या कंपाउंड हमें नेचुरली अर्थ क्रस्ट से मिल रहे हैं, उसको हम मिनरल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिनरल्स। तो एक बार पढ़ो, द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट कॉल्ड मिनरल। ठीक है, तो मिनरल समझ आ गया, जो हमें धरती से मिल रहे हैं, ठीक है, ऐसे एलिमेंट या कंपाउंड जो हमें अर्थ क्रस्ट से मिल रहे हैं, बस। अब ओर्स क्या होते हैं, तो देखो ओर्स भी एक तरीके के मिनरल ही होते हैं, क्या होते हैं, मिनरल ही होते हैं। अब सपोज करो हमें एक पत्थर मिला, मिनरल मिला, ठीक है, एलिमेंट है, कंपाउंड है, अभी मुझे पता नहीं है, ठीक है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो मिल गया, मुझे इसकी जांच करनी है, इसके अंदर मेटल है कि नहीं है। तो कैसे जांच करूंगा, मुझे पहले चेक करना होगा, है ना। तो मैंने लैब में जाके चेक किया, अब मुझे दिख गया कि हाँ यार, इसके अंदर तो मेटल है, इसके अंदर फला फला मेटल है, सपोज करो इसके अंदर जिंक मेटल है, सपोज करो इसके अंदर एल्यूमिनियम है, कुछ भी है। तो मैंने पहले चेक किया, अब उसके बाद उसमें से मैं इम्प्योरिटीज हटाऊंगा और मेटल को पूरी तरीके से प्राप्त करूंगा, यही होता है ना। तो कोई भी हमें जब मिनरल मिल रहा है, तो उसके अंदर इम्प्योरिटीज भी है, ऑब्वियसली इम्प्योरिटीज तो होगी, अर्थ क्रस्ट में है ना। जैसे सिक्के को गाड़ दो जमीन के अंदर, धरती के अंदर, बिल्कुल मिट्टी मिट्टी के अंदर, तो जब आप निकालोगे तो मिट्टी ज्यादा होगी सिक्के के अंदर, तो वो जो इम्प्योरिटीज उस पे लग जाएगी, उसको हटाना पड़ेगा, तभी तो मुझे मेटल मिलेगा। ये तो मैंने बहुत अलग तरह से दिया एग्जाम्पल, लेकिन जो हमें इसके अंदर से क्रस्ट मिलते हैं ना, आपने कभी भी देखा है ना, सोने को कैसे निकालते हैं, सोने को मिट्टी के अंदर छाना जाता है, तब जाके उसके कुछ पाउडर फॉर्म में निकलता है, मतलब बहुत अलग टाइप से होता है। सोने का तो ये भी होता है कि उसको आग में तपाया जाता है, बहुत सारे प्रोसेस हैं, ठीक है, हीट ट्रीटमेंट उस पे किया जाता है, वो एक अलग प्रोसेस हो गया, आगे चले गए हम। लेकिन मेजरली जो मेन बात है जो मैं बताना चाह रहा हूं, कि ओर्स हमारा यही है, कि ऐसे मिनरल्स जिसके अंदर हाई परसेंटेज ऑफ मेटल हो, मतलब उसमें ज्यादातर पार्ट क्या हो, मेटल हो, और कुछ पार्ट क्या हो, इम्प्योरिटी हो, और मेटल को उसमें से एक्सट्रैक्ट किया जाए, उसको हम बोलते हैं ओर। जैसे आयरन ओर, आयरन के छल्ले देखे हैं ना आपने, आयरन ओर, आयरन के छल्ले बनते हैं, ग्रूव्स बनते हैं, तो वो आयरन कहाँ से मिल रहा है हमें, ओर्स के थ्रू मिल रहा है। पहले आयरन के ओर्स बनते हैं, फिर उस पे ट्रीटमेंट किया जाता है, हीट ट्रीटमेंट वगैरह सब कुछ, जिससे कि हमें आयरन मेन फॉर्म में मिलता है। उसके बाद फिर उस आयरन से हम स्टील वगैरह बनाते हैं, स्टेनलेस स्टील हो गया, जैसे कास्ट आयरन हो गया, ये आगे के प्रोसेस है। लेकिन मेजरली हमें ये समझना है कि मिनरल क्या है जो हमें धरती से मिल रहा है, और ओर्स क्या है, ऐसे मिनरल जिसके अंदर हाई परसेंटेज ऑफ मेटल हो। क्योंकि मिनरल्स में ये नहीं कहा गया था कि उसमें मेटल ही होगा, मिनरल्स तो वो है कि मतलब एक एलिमेंट या कंपाउंड जो हमें नेचुरली मिल रहा है, मतलब उसमें सीधे सीधे तो ये नहीं कहा गया ना कि ये मेटल है। लेकिन ओर्स के केस में क्या कहा गया, ऐसे मिनरल्स यानी ऐसे एलिमेंट या कंपाउंड जिसमें हाई परसेंटेज ऑफ मेटल है, ठीक है। तो ये इसमें डिफरेंशिएट कर दिया मैंने। अब देखो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी। अब प्रिंसिपल्स समझने हैं हमें मेटलर्जी के, बहुत ही इजी वे में हम समझेंगे। फर्स्ट आता है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। अब कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स का मतलब है
कि देखो सिंपल सी बात है, पानी के अंदर सपोज करो मैंने नमक डाल दिया, ठीक है, उसको मैंने घोल दिया। अब अगर मैंने पानी के अंदर 1 चम्मच नमक डाली तो एकदम पतला दिखेगा सॉल्यूशन जो बनेगा, ऑब्वियसली वो सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया ना, सॉल्ट एंड वाटर का। अब देखो वो जो सॉल्ट सॉल्यूशन है, जब मैंने उसमें नमक 1 चम्मच डाला, 2 चम्मच डाला, तब तक ठीक था, तब तक दिख रहा था कि पानी के अंदर नमक है। लेकिन अगर वहीं मैंने जितना गिलास भर के पानी था उतना ही या उसका आधा भी मैंने नमक डाल दिया, तो उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो वैसे ही जब हम उसकी कंसंट्रेशन को समझ रहे हैं, ऐसे ही हम कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स समझ सकते हैं। तो जो कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स है वो भी डिपेंड किस पे कर रही है, इम्प्योरिटीज पे। सपोज करो इम्प्योरिटीज ज्यादा हो गई तो ओर्स की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बताओ जल्दी। ये मैं आप पे छोड़ता हूं, ये तो मैंने अभी जो एग्जांपल दिया उससे भी आप समझ पाओगे। फिलहाल ये पढ़ो, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग गैंग। अब आप कहोगे गैंग क्या है, ये कौन सा नया वर्ड आ गया, तो देखो सिंपल सी बात, घबराना नहीं है। ये गैंग का मतलब होता है इम्प्योरिटीज या अनवांटेड इम्प्योरिटीज इन ओर्स, ठीक है। तो जो भी हमारी ओर्स के अंदर अनवांटेड इम्प्योरिटीज होगी जिसको हम निकालना चाहते हैं, मतलब बेकार है इसको निकालो, ऐसी जो इम्प्योरिटीज होती है उसको हम गैंग पार्टिकल्स बोलते हैं या गैंग बोलते हैं, ठीक है। अब एक चीज और, इन दिस प्रोसेस द कंसंट्रेशन ऑफ द कंपाउंड ऑफ द डिजायर्ड मेटल इज इंक्रीज्ड। देखा, इस प्रोसेस में कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो समझ पा रहे हो ना, ये चीज समझ रहे हो, समझ रहे हो। सपोज करो कोई भी मटेरियल है या कोई भी मिनरल है या फिर कोई भी और है, उसके अंदर 50%, अरे चल क्यों नहीं रहा, हाँ, उसके अंदर 50% गैंग है, क्या है, गैंग है। तो इसका मतलब क्लियर है, 50% क्या है, 50% मेटल होगा। ऑब्वियस सी बात है, जितनी इंप्योरिटीज थी वो निकाल देंगे तो हमारा डिजायर्ड फॉर्म में मेटल आ जाएगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे मेटल। अब अगर सपोज करो गैंग जो है मेरा सिर्फ 10% है और 90% क्या है, 90% इसका मतलब हमारा मेटल हो गया। तो हमें वही चीज चेक करनी है, कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड की, मतलब कि जो हमारा मेटल है वो कितने परसेंटेज में है, ठीक है। गैंग ज्यादा है या फिर मेटल ज्यादा है, ऑब्वियसली ज्यादातर पार्ट में हमारा मेटल ज्यादा होता है, गैंग कम होता है। अब कुछ इसके सेपरेशन की टेक्निक्स देख लेते हैं। तो देखो, इसकी जो सेपरेशन बेस्ड टेक्निक है ना, इसको हम दो पार्ट में बांटने वाले हैं। अब आप कहोगे कि दो पार्ट में बांटने वाले हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे देखो सिंपल सी बात है, एक हम सेपरेशन करेंगे बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन, क्या करेंगे, बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन। और दूसरा मेथड हम अलग टाइप के मेथड भी देखने को मिलेंगे हमें, जैसे कि हम मैग्नेटिक सेपरेशन भी इसमें आगे देखने वाले हैं। बट पहले मैं आपको समझाऊंगा सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन। अभी मैं दूसरे की बात करता ही नहीं हूं, आपको कंफ्यूज करता ही नहीं हूं। अभी मैं पहले सिर्फ और सिर्फ सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन लेके चलूंगा, ठीक है। इसमें एक दो मेथड हैं जो आपको समझने हैं, ठीक है। जैसे पहला ही मेथड जो है विफली टेबल मेथड, बहुत ही इजी मेथड है, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा आपको दिमाग लगाने का ही नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाओगे समझ नहीं आएगा। इसको बिल्कुल हल्के वे में समझूंगा, इमेजिन करवाऊंगा, रुको अभी आपको। सपोज करो ये एक लकड़ी का कट्टा है या लकड़ी की एक टेबल है, ठीक है। समझ रहे हो ना, लकड़ी की टेबल है, उस पर 4 खांचे बना दी। ये खांचे हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 कर दिए हैं, चलो 6 कर दो, 4 कर लो, एक ही बात है, आपके ऊपर है, ठीक है। कितने भी खांचे बना दो, ये जो खांचे हैं ये सेपरेशन के लिए है। अब ये किसके सेपरेशन के लिए, जब ऊपर से पानी आएगा और पाउडर और आएगा ना, उसके सेपरेशन के लिए। तो इस केस में होगा क्या, पहले तो ये टेबल बना ली, इस तरफ सेपरेशन लगा दिया और ऐसे 4 खाने लगा दिए। तो अब देखो, यहाँ 3 खानों से ऊपर से पाउडर और डाला जा रहा है। पाउडर और मतलब वही और, तो पता है ना, मिनरल जिसमें मेटल होता है। तो उसको हमने इसके थ्रू नीचे भेजा और सामने से यहाँ पर वाटर इनटेक लगा था तो वाटर भी आ गया। अब देखो पानी और पाउडर और एक साथ जा रहा है, क्या हो रहा है, पानी और पाउडर और एक साथ जा रहा है। तो होगा क्या, हल्का वाला जो पार्ट होगा वो क्या होगा, हल्का वाला पार्ट ऊपर आएगा, हल्का वाला पार्ट क्या होगा, ऊपर आ जाएगा। और जो हमारा कंसंट्रेटेड पार्ट होगा, यानी जो हैवी पार्ट होगा, मेटल वाला पार्ट होगा, क्योंकि मेटल क्या होता है, हार्ड होता है, तो यानी कि उसका तो पार्ट जो होगा वो नीचे बैठ जाएगा, उसकी डेंसिटी ज्यादा है तो वो क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा। तो वो क्या होगा, वो अलग हो जाएगा यहाँ पर से, वो यहाँ पर खांचों पे टकराएगा और यहाँ टकरा के इस तरीके से आ जाएगा। अगर सपोज करो पहले में नहीं टकराया तो दूसरे वाले में टकराएगा, इस तरीके से। जैसे सपोज करो पानी आया
ओर आया। अब ओर के अंदर इम्प्योरिटीज भी है, इम्प्योरिटीज वाला पार्ट हल्का है और मेटल वाला पार्ट भारी है। तो जो मेटल वाला पार्ट यहाँ आया वो इससे टकराया और यहाँ पर आ गया। फिर दोबारा से देखो, यहां से पार कर गया तो यहाँ आ गया। अब फिर यहां से टकराएगा, यहाँ आ जाएगा। यहां से भी अगर पार हो गया तो यहाँ आएगा, यहाँ से टकराएगा, फिर कंसंट्रेटेड वाले पार्ट में आ जाएगा। तो इसी तरीके से प्रोसेस चलता रहेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली सेपरेशन कर रहे हैं। किस किस का सेपरेशन कर रहे हैं? पाउडर और में एक तो इम्प्योरिटीज का और मेटल वाले पार्ट का। तो जो मेटल वाला पार्ट है वो हमें इस तरफ मिल जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है, ये समझ आ रहा है। और जो हल्का वाला पार्ट है वो तो इस पे रुकेगा नहीं, वो क्या होगा, वो ऊपर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमें गैंग मिल जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो देखो हमें क्या करना है, बेसिकली कंसंट्रेटेड पार्ट को अलग करना है, यानी कि जो मेरा मेटल वाला है, और ओर वाले पार्ट को हमें अलग करना है, और ओर वाले पार्ट में भी गैंग वाले पार्ट को, जो अनवांटेड इम्प्योरिटीज है। ठीक है, तो इस तरीके से आप करेंगे। अब पढ़ लो एक बार। In this method of separation, the Whiffley table is made by fixing narrow and thin wooden riffles on inclined surface. Inclined surface आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर। ठीक है ना, तो जो भी हमने इमेजिन किया वही चीज हम लिख रहे हैं कि इस मेथड में हमने क्या किया, सेपरेशन में, कि विफली टेबल बनाई। इस टेबल को विफली टेबल कहते हैं। ठीक है, ये तो पता ही होगा। द टेबल इज केप्ट वाइब्रेटिंग कंटिन्यूसली। वाइब्रेटिंग मतलब ये हिलती रहती है। ठीक है, वाइब्रेटिंग मतलब हिलती रहती है, तो क्योंकि प्रोसेस चल रहा है ना। पाउडर और obtained from lamps of the ore using ball meal is poured on the table। ठीक है, यहां पर देखो पाउडर और डाल दिया ना। अब देखो कहाँ छोड़ा था हमने, लम्स ऑन द टेबल, बोर ऑन द टेबल। हाँ, एंड अ स्ट्रीम ऑफ वाटर इज ऑल्सो रिलीज फ्रॉम द अपर साइड। देखो यहाँ पर वाटर भी छोड़ दिया गया ना ऊपर से, यानी पाउडर और भी छोड़ा गया और वाटर भी। एज अ रिजल्ट द लाइटर गैंग पार्टिकल्स आर कैरिड अवे along with the flowing water, while the heavier particles in which proportion of minerals is more and proportion of gang less। अब देखो जो गैंग है उसका प्रोपोर्शन कम है और मिनरल्स यानी कि जो मेटल वाला पार्ट है उसका ज्यादा है। तो हो क्या रहा है, are blocked by the wooden riffles and get collected on the slits between them। अब वही है, इनके बीच में सेपरेशन कर लिया गया। तो ये तो आप बना बना के भी लिख सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। नेक्स्ट देखो, हाइड्रोलिक सेपरेशन। अब हाइड्रोलिक सेपरेशन क्या है? हाइड्रोलिक सेपरेशन से कुछ समझ आ रहा है आपको? जैसे यहां पर हमने देखा था ये वाला पार्ट विफली टेबल मेथड का। अब सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन में हम सेकंड पार्ट देखेंगे, हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड। अब देखो हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड, हाइड्रोलिक नाम से ही समझ आता है। हाइड्रोलिक से मतलब मेरे को समझ आता है थोड़ा थोड़ा जो चीज मुझे मिलती है वो देखने को मिलती है मुझे वाटर से रिलेटेड। ठीक है, हाइड्रोलिसिस आपने पढ़ा है, हाइड्रोलिसिस पूरा प्रोसेस है ना, ये तो आपने पढ़ा है ना। तो यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा हम वही चीज देखने वाले हैं। तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आपने हाइड्रोलिसिस अच्छे से पढ़ा है और इस चीज को आपको इमेजिन करने में जरा भी दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, आपने मिक्सिंग ग्राइंडर देखा है? कभी भी आपने देखा होगा ना मिक्सर ग्राइंडर, जिसमें अरे हम मिक्सी में पीसते हैं ना उसको, मसालों वसालों को, मसाले डाल दिए, मिर्च मसाले, उसके बाद हल्का सा पानी डाला जाता है और फिर उसको मिक्स कर देते हैं, ग्राइंड कर देते हैं। तो ग्राइंडर, मिक्सर ग्राइंडर आपने देखा ही होगा। तो थोड़ा थोड़ा आपको ये वही देखने को मिलेगा हाइड्रोलिक सेपरेशन में। यहाँ पर हम एक टेपर मिल लेते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। मैं थोड़ा हट जाता हूँ ताकि आप पढ़ भी पाओ। ठीक है, इसके बाद देखो इसमें हमें क्या करना है, और का सेपरेशन करना है एक तरीके से, मतलब जो गैंग पार्टिकल्स है और जो मेटल वाला पार्ट जो हमें चाहिए वो करना है। तो देखो टेपर मिल के अंदर पहले तो इसके अंदर वाटर डाला, फिर उसके बाद पाउडर और डाल दिया। क्या डाल दिया? पाउडर और डाल दिया। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, पाउडर और डालने के बाद इसके सेपरेशन करने के लिए इसको ग्राइंड कर देंगे, हल्का सा ग्राइंड करेंगे। तो देखो क्या होगा, ये हिलने लगेंगे वाटर और पाउडर और। अब जो हमारा कंसंट्रेटेड और होगा वो क्या होगा, वो तो नीचे बैठ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, ग्रेविटी यार, ऑब्वियस सी बात है। देखो जो हल्का वाला पार्ट होगा जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर आ जाएगा, और जो भारी वाला पार्ट है जो पानी से भारी है वो तो नीचे आ जाएगा। वो क्या आएगा, वो नीचे बैठ जाएगा एकदम। अरे एक ऐसा एग्जांपल मैं ऐसी भी दिखा देता हूँ। सपोज करो ये मेरी बोतल है, इसके अंदर मैंने नमक डाला, तो नमक क्या है, अंदर अंदर जाएगा, इसके अंदर घुलेगा। लेकिन अगर मैं इसके अंदर मिट्टी डालूंगा ना,
तो वो क्या होगा, वो नीचे बैठ जाएगी। या कोई मेटल का पार्ट डालूंगा, सपोज करो मैं लोहा डाल रहा हूँ इसमें, लोहे के कुछ मॉलिक्यूल्स मैं इसमें डाल देता हूँ, लोहे का कुछ पार्ट पाउडर फॉर्म में मैं लोहा लेता हूँ या सिल्वर लेता हूँ, उसमें डालूंगा ना तो वो नीचे बैठ जाएगा। इसमें बहुत सारा डालता रहूंगा, वो नीचे बैठेगा। तो उससे मुझे पता चल रहा है कि मेटल क्या है, नीचे बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि वो कंसंट्रेटेड पार्ट है। क्यों? क्योंकि वो भारी है, हैवी है। तो यहाँ पर भी वही चीज हो रही है। जो हमारे गैंग पार्टिकल्स है वो हल्के थे, वो ऊपर रह गए, और जो भारी वाला था वो नीचे आ गया। तो हुआ क्या, हमें कंसंट्रेटेड और तो नीचे मिल गया, और गैंग पार्टिकल के लिए एक दूसरा इनलेट बना दिया था ऊपर ही, क्योंकि वो नीचे आ ही नहीं रहा, वो तो ऊपर ही है, तो उसको ऊपर से ही निकाल लेंगे। तो जो नीचे बैठ गया, इसका मतलब वो मेरा मेटल है। हाँ, 100% ये वाला जो हमारा प्रोसेस है, वो मैं ये नहीं कह रहा कि 100% करेक्ट है, क्योंकि बहुत सारे केस में ये चीज फेल भी हो जाएगी। बट हमें वो नहीं देखना। हमें तो जो बुक में क्या कहते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे हमें ये देखना है, हमें तो ये याद करने हैं प्रोसेस। तो याद करने के लिए सिंपल सी बात है, पेपर मिल है, वाटर है, उसके अंदर पाउडर और डाला, हल्का सा ग्राइंड किया, तो हमें क्या मिला, जो गैंग पार्टिकल्स थे ऊपर रह गए, कंसंट्रेटेड और यानी कि जो हमारा मेटल है जो हमें प्राप्त करना है वो नीचे आ गया। ठीक है, अब इसको पढ़ लो एक बार, हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड को। सो द हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड इज बेस्ड ऑन द वर्किंग ऑफ अ मिल। ठीक है, ये रहा हमारा टेपर मिल, इसकी वर्किंग पे ये डिपेंड कर रहा है। देयर इज अ टेपरिंग वेसल सिमिलर टू दैट यूज्ड इन ग्राइंडिंग मिल। इट opens in a tank like container that is tapering on the lower side. The tank has an outlet for water on the upper side and a water inlet on the lower side. तो देखो, टैंक में जो आउटलेट है वो किस लिए है, दो आउटलेट है, वैसे एक नहीं है, दो है। ठीक है, कौन कौन से, एक तो ये वाला और एक ये वाला, दोनों आउटलेट बना रखे हैं, एक अपर साइड में और एक लोअर साइड में। ठीक है, लोअर साइड वाला कंसंट्रेटेड ओर के लिए है और अपर साइड वाला गैंग पार्टिकल्स के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। अब आप कहोगे सर ये कौन सा मेथड आ गया है, अभी तक तो हम ग्रेविटी वाला पढ़ रहे थे, अब मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड आ गया। अरे यार रुको जरा, सबर करो, थोड़ा तो सबर करो। ये जो मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड है ना, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है। और मैं आपको बताऊं, इसको थ्योरी पे मत जाना, कितनी बड़ी थ्योरी लिखी है, मैं आपको 2 मिनट में समझा दूंगा ये कैसे। बस आपको डायग्राम देखना है। अच्छा, आपने कभी भी देखा है चुंबक, चुंबक देखी है आपने, वो मैग्नेट भी देखा होगा, वो खींच लेता है। अरे आपने सबवे सफर तो खेला ही होगा ना, वो भागता रहता है जो, और वो कॉइन्स कलेक्ट करता है, फिर एक मैग्नेट का ऑप्शन उसमें आता है, तो वो एकदम कनेक्ट कर जाती है, सारे कॉइन्स उसके पास आ जाते हैं एकदम से। ये तो गेम की बात रही। वैसे गेम्स तो आप खेलते ही होगे, ऐसा तो आप झूठ बोल नहीं सकते कि नहीं खेलते होंगे, है ना, गेम्स तो खेलते ही होगे। तो वहां पर मैं अभी फिलहाल मैग्नेट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैग्नेट क्या करता है, देखो, जो भी, जैसे कि लोहा है या फिर कोई भी, मतलब जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होने वाली चीज है, यानी कि जो मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट्स है, उसको क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, उसको चिपका लेता है। ठीक है, दूर से ही उसको चिपका लेगा। चुंबक का एग्जांपल ले लो, चुंबक को फेंक के मारो अलमारी के ऊपर, वो चिपकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मैग्नेट है, और मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेटिक मटेरियल के साथ चिपक जाता है। और लोहा, अगर अलमारी अलमारी जो है हमारी, अगर लोहे की है तभी उस पर चिपकेगा। अलमारी अगर हमारी लकड़ी की हो, उस पे नहीं चिपकेगा, उस पे नहीं चिपकता। फ्रिज पे हल्का हल्का होता है, कहीं कहीं किसी किसी पार्ट में चिपक जाए, लेकिन अगर लकड़ी की कोई चीज है उस पे नहीं उस पे नहीं चिपकता। क्यों? क्योंकि वो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। तो मैग्नेटिक मटेरियल जहां मिलेगा वहां हमारा जो चुंबक है, वहां हमारा मैग्नेट चिपकता है। ठीक है, अब यहां पर हम मैग्नेटिक सेपरेशन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? मैग्नेटिक सेपरेशन। आपने देखा है कई बार रेत में मैग्नेटिक सेपरेटर लेके ऐसे ऐसे घुमाते हैं, तो कुछ ना कुछ उसके अंदर चिपक जाता है आके, है ना, ये चीज करते हैं ना। तो मैग्नेट क्या है, वही वाला काम यहाँ पर करने वाले हैं हम। यहाँ पर हम जो पाउडर हो रहा है ना, उसको सेपरेट करवाएंगे बाय यूजिंग मैग्नेटिक मटेरियल, बाय यूजिंग मैग्नेटिक मटेरियल। अब वो कैसे करेंगे, उसका पूरा प्रोसेस मैं आपको यहाँ समझाऊंगा। देखो, यहाँ पर हमने दो रोलर लिए, दो रोलर लिए जो कि हमारे मैग्नेटिक रोलर है। ठीक है, और एक नॉन मैग्नेटिक रोलर है। एक मैग्नेटिक रोलर ले लो, एक नॉन मैग्नेटिक। अब ऐसा मैंने क्यों किया कि एक मैग्नेटिक रोलर दिया, एक नॉन मैग्नेटिक लिया? रुको जरा, सबर करो, हम एक कन्वेयर बेल्ट लेंगे, उसको
दो मैग्नेटिक रोलर और दो की जगह मतलब एक मैग्नेटिक रोलर और एक नॉन मैग्नेटिक रोलर लगा देंगे। ऐसा हम इसलिए करेंगे क्योंकि जो मैग्नेटिक वाला पार्ट है वो तो मैग्नेट में आके चिपकेगा, और जो दूसरा वाला पार्ट है वो नॉन मैग्नेटिक रोलर पे आके चिपकेगा। मतलब ऐसे समझो, एक मैंने रबर का रोलर लगा दिया और एक मैंने मैग्नेट का रोलर लगा दिया, ठीक है, ऐसे वो घूम रहे हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे वो घूम रहे हैं। अब जैसे ही ऊपर से मैं उसके अंदर पाउडर और निकालूंगा, तो जो मैग्नेट वाला है वो क्या कहेगा, आजा भाई आजा आजा। जो भी मैग्नेटिक पार्टिकल्स होंगे उसको अपनी ओर खींच लेगा, और बाकी जो बचेंगे वो नॉन मैग्नेटिक रोलर खींच लेगा। तो हम क्या करेंगे, दो कलेक्टर बनाएंगे। एक ऐसा कलेक्टर बनाएंगे जो मैग्नेटिक रोलर से अटैच होगा। मैग्नेटिक रोलर से जो अटैच होगा उसमें मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट्स आएंगे, और जो नॉन मैग्नेटिक रोलर से अटैच होगा उसमें क्या आएगा, उसमें नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट्स आएंगे, ये वाले। ठीक है ना, इस तरह से आप समझ सकते हो। जैसे यहाँ मैग्नेटिक रोलर गिरा, देखो यहाँ से ये जो ओर था ये इस तरफ आया, और ये वाला जो ओर होगा ये हमारा मेटल वाला होगा। क्यों? क्योंकि ये मैग्नेटिक रोलर है। मैग्नेटिक रोलर किसको अपनी तरफ बुलाएगा? अपनी तरफ बुलाएगा मेटल को। और जो हमारा नॉन मैग्नेटिक वाला होगा, बाकी सारा जो पार्ट है ऐसे समझ के चलो वो नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट्स हो जाएगा हमारा। और नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट्स का मतलब यही है कि वो अनवांटेड इम्प्योरिटीज है एक तरीके से, है ना। क्योंकि मेटल में कंडक्शन होता है, मैग्नेट मटेरियल बिहेवियर दिखाता है, ये तो बात आपको पता ही होगी ना कि मेटल मैग्नेटिक बिहेवियर दिखाता है। बट ये वाला मेथड भी आप 100% नहीं बोल सकते कि ये करेक्ट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेटल होंगे जिसमें ये वाली चीज 100% ना चले, है ना। तो ये कुछ कुछ के लिए ही है, जैसे आयरन के लिए तो सही है, ठीक है, जिंक के लिए भी ये सही है, मतलब बहुत सारी चीजों के लिए ये सही है। ठीक है, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उन सब के लिए ये सही है, लेकिन हर किसी के लिए नहीं इसको बोल सकते कि ये एकदम करेक्ट 100% सही मेथड है। तो उसके लिए हम और भी सारे मेथड्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा पढ़ लो। दिस मेथड रिक्वायर्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन, ठीक है, ये वाली मशीन। The main parts of this machine are two types of iron rollers, and the conveyor belt moving continuously around them. One of the roller is non-magnetic while the other is electromagnetic. इसमें से एक नॉन मैग्नेटिक है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। The conveyor belt moving around the roller is made up of leather brass. The powder ore is poured and the conveyor belt near the magnetic roller. Two collector vessels are placed below the magnetic roller. यार बहुत लंबी थ्योरी है, पढ़ लेना, मैं थक जाऊंगा ये थ्योरी पढ़ते पढ़ते। नेक्स्ट आता है आपका फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। अब ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। इसमें भी आपका वही वाटर वाली बात आई है। अच्छा, आपको एक चीज बताऊं मैं, कि जो चीज पानी से लगती है यानी पानी के साथ आ जाता है उसको हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं, और जो पानी के साथ नहीं आता उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिक पार्टिकल्स बोलते हैं। अब हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है, जैसे सल्फाइड है, सल्फाइड और जो है ना वो पानी के साथ नहीं लगते, मैं आपको बताऊं, वो पानी के साथ नहीं लगते तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। क्या बोलेंगे? हाइड्रोफोबिक। और जो पानी के साथ लग जाए वो हाइड्रोफिलिक है। ठीक है, ये दो बातें क्लियर करके चलो। अब ये दो बातें अगर आपको क्लियर रहेगी तो ये वाला प्रोसेस आप आराम से समझ लोगे। जो पानी के साथ नहीं लगेंगे फिर हम उसके लिए ऑयल यूज करेंगे, ये भी बातें याद रखनी है। तो ये तीन बातें मैंने बताई ना, कि जो पानी के साथ नहीं लगते उसको हाइड्रोफोबिक बोलते हैं, पानी के साथ लगते हैं उसको हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, जैसे कि बहुत सारे हैं। और हाइड्रोफोबिक में एक आप ले सकते हो सल्फाइड और, जो कि पानी के साथ नहीं लगेगा। अब उसके लिए हम ऑयल यूज करेंगे। ये तीन बात याद कर ली। अब ये प्रोसेस देखो। देखो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में क्या होता है, ये बीकर लिया, ठीक है, इसके अंदर हमने वाटर एंड पाइन ऑयल डाल दिया। ठीक है, वाटर और ऑयल क्यों रखा है साथ में, रुको जरा बता रहा हूं अभी। तो जैसे ही हमने इसको रखा, इसमें फिर एक एजिटेटर लगा दिया और इसको घुमा दिया एयर सप्लाई करके। ऊपर से एयर सप्लाई की, नीचे से एजिटेटर लगा के इसको घुमा दिया। तो होगा क्या, इसमें बबल फॉर्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वाटर और ऑयल को साथ में मिक्स कर दिया है ना, और वाटर और ऑयल को साथ में मिक्स किया है। तो जैसे ही ये घूमेगा इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर बबल्स फॉर्म होंगे। ठीक है, अब ये जो बबल फॉर्म हुए इसका जो फ्रोथ होगा वो हम यहाँ पर अटैच कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम एक गैंग पार्टिकल के लिए एक मतलब एक तरीके से सेपरेशन मेथड है ना, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, तो हमें जो भी हमारे ओर्स हैं उसको तो कलेक्ट करना ही था, तो यहाँ से हमने जो फ्रोथ है इस साइड निकाल दिया। अब ये वाला जो मेथड है जनरली यूज होता है सल्फाइड ओर्स के लिए, क्योंकि सल्फाइड हाइड्रोफोबिक है। तो देखो जो हमारा हाइड्रोफोबिक पार्ट था
जो भी हमारा हाइड्रोफोबिक पार्ट था, जो जो पानी के साथ नहीं लगता, वो यानी ऑयल के साथ जो लगता है, वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा, वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो जो हमारा कंसंट्रेटेड सल्फाइड ओर होगा, वो हमें यहाँ पर मिलेगा, एकदम कंसंट्रेटेड। और नीचे से जो हमारा गैंग पार्टिकल होगा, जो पानी के साथ लग गया गैंग पार्टिकल, वो हम नीचे से यहाँ से आउटलेट लगा के निकाल लेंगे, और हमें यहाँ पर जो बचेगा सल्फाइड और वो हमें अलग हो जाएगा। तो इस टाइप से हम फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड को समझ सकते हैं। अब इसको पढ़ लो एक बार। द फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड इज बेस्ड ऑन द टू ऑपोजिट प्रॉपर्टीज, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक, of the particles. Here the particles of the metal sulfides due to their hydrophobic property get wetted mainly with oil, while due to hydrophobic property the gangue particles get wetted with water. By using these properties certain ores are concentrated by froth flotation method. ठीक है, एक बार इसको समझो, एक बार और पढ़ के इसको समझ लो। ठीक है, आगे बढ़े। अब नेक्स्ट आता है प्रोसेस हमारा लीचिंग। एक तो इस चैप्टर में प्रोसेस इतने सारे हैं, मैं खुद थक जाता हूँ, मतलब बच्चों का भी, बच्चे खुद भी थकते होंगे, आई आई नो दैट, होता होगा, ऑब्वियस सी बात है यार, मतलब बहुत बड़ा चैप्टर है ना, तो होता क्या है कि उनको भी फैटीक आने लगता है थोड़ी देर बाद, आधे आधे घंटे बाद उनको भी लगता है कि यार ज्यादा हो रहा है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, देखो दो चीज है, एक तो पहली कि हाँ चैप्टर बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है, मैं इनकार नहीं कर रहा और कर भी नहीं सकता। इनकार क्या करना, चैप्टर बड़ा है वो तो हमें भी पता है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, इस चैप्टर में से बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं। आप कभी भी पेपर उठा के देख लेना, पिछले 2 से 3 साल के ही पेपर उठा के देख लो, काफी क्वेश्चंस आपको इसमें से देखने को मिलेंगे। अगर आप सारे सेट्स देखोगे ना एसएससी के, पिछले साल के जितने भी पेपर हुए उनके सारे सेट्स निकाल के देखो 3 साल के, तो आप एक चीज देखोगे कि बहुत ज्यादा मुश्किल पेपर तो नहीं आता है ना, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आता है। केमिस्ट्री का खासकर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैथ्स का बहुत इजी आएगा, मैथ्स का ऑब्वियसली ट्रिकी आता है थोड़ा सा, और साइंस में भी जो मुझे लगता है ना, फिजिक्स का थोड़ा सा ट्रिकी आ जाता है, लेकिन केमिस्ट्री का जो पार्ट्स आपके आ रहे हैं ना, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आ रहे हैं। और इस चैप्टर में से तो वैसे ही फिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको बताऊं, मेटल की आप प्रॉपर्टीज याद कर लो, फिजिकल एंड केमिकल, एक ना एक क्वेश्चन उसमें से आएगा ही आएगा। इन प्रोसेस को आप पढ़ लो, एक ना एक प्रोसेस लिखने को आएगा ही आएगा। और अभी एल्यूमिनियम वाला जो मैं कराऊंगा ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो तो अभी आगे आएगा, अभी रुक जाओ उसको। उसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, शॉर्ट क्वेश्चन उसमें से, या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन उसमें से आता ही आता है, लॉन्ग में वो नहीं आएगा, लेकिन वेरी शॉर्ट और शॉर्ट में उसमें से घुमा फिरा के कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये मैं आपको पहले ही बता के चल रहा हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। आयनिक कंपाउंड, लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं वो आप पढ़ लो, और वो चीज आप कार्बन कंपाउंड्स में भी देखते हो जब आप कोवेलेंट कंपाउंड पढ़ते हो। तो आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज, कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना ही होगा, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, उसको तो आपको पढ़ना ही है। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो वो गलती किसकी है, वो गलती आपकी है, किसी और की नहीं है, आप किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। ठीक है, समझ पा रहे हो ना? अरे बोलो ना जल्दी, हाँ या ना बोलो। हाँ, अब देखो, ये लीचिंग में पहला स्टेप क्या है मैं बताता हूँ, पहले मैं पढ़ क्यों रहा हूं, मैं आपको सिंपली बताता हूँ। अब जैसे आपके कुछ मेटल्स है, लाइक गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है, अब उसके जो ओर्स है वो, उसके जो ओर्स है वो अलग होंगे, और जो दूसरे मेथड है जो रिएक्टिव मेटल है, क्योंकि आपको मैंने रिएक्टिविटी याद करवा रखी है, सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर मैंने एक दो वीडियो भी बना रखी है, वैसे शायद आपको मिली होगी नहीं मिली होगी, आई डोंट नो दैट, बट हाँ रिएक्टिविटी सीरीज, आप मेरा केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का लेक्चर देख लो, उसमें भी है रिएक्टिविटी सीरीज। तो मैं आपको याद करवाता ही हूँ हमेशा, वो इसलिए याद करवाता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। इस चैप्टर में भी मैंने स्टार्टिंग में शायद बता दिया होगा रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में, ठीक है ना। तो रिएक्टिविटी सीरीज आप एक बार याद कर लेना, सोडियम पोटेशियम ये सब हमारे रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, और लेस रिएक्टिव जो हाइड्रोजन से नीचे आते हैं, जैसे कॉपर, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, ये सब, ठीक है। तो गोल्ड और सिल्वर क्या है, हमारे लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स है, क्या है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स।
जो जल्दी से ऑक्सीजन से क्या नहीं कर पाते, रिएक्ट नहीं कर पाते। तो मेथड ऑफ लीचिंग में हम यही चीज देखने वाले हैं। अब हम सर्टन सॉल्यूशन में से जब किसी भी मेटल को सोक करना चाहते हैं, सोक करना मतलब लीचिंग मतलब यही है कि मेटल को सोक करके निकालना है किसी भी सॉल्यूशन में से। सॉल्यूशन मतलब लिक्विड फॉर्म होगा, उसके अंदर थोड़ा सा मेटल मिला होगा, ऐसा मान के चलो, मिनरल्स होंगे, तो उसमें से लीच करके यानी कि उसको निकालना है। आपको पता है कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन होता है ब्लू कलर का, है ना, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। अब उसमें से अगर मुझे कॉपर को निकालना है तो क्या करना होगा, कॉपर अलग करना होगा, सल्फाइड अलग करना होगा। तो वही चीज आप समझ लो कि अगर मुझे कॉपर सल्फेट में से कॉपर को अलग करना है, लीच करना है, तो कैसे करूंगा, ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है, उसमें गैंग वैंग सब होगा। तो यही जो हमारा प्रोसेस है मेजरली वो लीचिंग है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें से नहीं आते हैं, स्टिल मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब इसको पढ़वा देता हूँ, ठीक है। So the first step in the extraction of metal, aluminum, gold and silver from their ores is the method of leaching. In this method, the ore is soaked in a certain solution for a long time. The ore dissolves in that solution due to specific chemical reaction. The gang, however, does not react and therefore does not dissolve in that solution. So it can be separated. तो अब क्या करना है, हमें उसको सेपरेट करना है। कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल concentration of bauxite the aluminium ore is done by leaching method। ठीक है, जैसे कंसंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट, अब बॉक्साइट आपका क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा, Al2O3.NH2O। ठीक है, वो सारी बातें मैं अभी आपको बताऊंगा एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम में। ये हम बेसिकली पिच तैयार कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम के लिए, समझ के चलो। Here bauxite is soaked in aqueous NaOH or aqueous Na2CO3 which dissolve the main ingredient aluminium in it। आ गए, अब हम आ गए हैं मेन टॉपिक पे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। अब आएगा ना मजा। अब इसमें हम एक्सट्रैक्शन ऑफ रिएक्टिव मेटल देखेंगे, फिर लेस रिएक्टिव मेटल देखेंगे। वैसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये वाला है, एक्सट्रैक्शन ऑफ रिएक्टिव मेटल। अगर आप सिर्फ ये पढ़ लोगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से ही आना है, हमें पता ही है कि क्वेश्चन इसमें से आएगा। तो देखो, जो मेटल हमारे टॉप ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज पे होते हैं, जैसे पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, ये सभी क्या है, हमारे हाईली रिएक्टिव मेटल्स है। क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स। अब इन्हीं को हमें क्या करना है, इन्हीं को हमें देखना है, इन्हीं को हमें देखना है, इन्हीं के ऊपर इनका एक्सट्रैक्शन कैसे होगा ये चेक करना है। और जो नीचे सीरीज के हैं वो मॉडरेट वाले भी हैं, और जो हाइड्रोजन से नीचे हैं वो लेस रिएक्टिव है, ठीक है, ये तो आपको पता है। तो देखो, extraction of reactive metals, the metals at the top of the reactivity series are highly reactive। तो जो भी हमारे टॉप पे होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, वो हाईली रिएक्टिव है। देयर रिएक्टिविटी डिक्रीजेस डाउन द सीरीज, जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो रिएक्टिविटी कम होती है, मॉडरेट होता है, फिर लेस होता है, ये तो पता ही है आपको। मैं एक बार लिख देता हूँ, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे। देखो, सोडियम, पोटेशियम, फिर क्या आता था, हाँ, जगह कम पड़ गई पर मैंने आपको लिख के दिखा दिया है। ठीक है, ये वाले देखो ऊपर वाले। तो देखो, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस और लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी। तो जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं, जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं, रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। कब डिक्रीज हो रही है, जैसे हम नीचे आ रहे हैं, मतलब टॉप से जैसे हम बॉटम पे आ रहे हैं, तो हमारी रिएक्टिविटी हमें डिक्रीज होती हुई दिख रही है। ये बात आपको क्लियर है, अब तो आपको मैंने लिख के भी दिखा दिया, अब तो क्लियर हो गया होगा, है ना, सही है। अब पढ़ो, फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम आर रिएक्टिव मेटल्स। रिएक्टिव मेटल्स हैव लार्ज कैपेसिटी टू फॉर्म कैटायंस बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन देयर आउटर मोस्ट शेल। अब देखो, ये रिएक्टिव इसीलिए होते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, इसलिए जैसे पोटेशियम के पास वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये डोनेट कर देगा, ठीक है। सोडियम के पास भी एक होता है, ये डोनेट कर देगा, कैल्शियम के पास दो है, मैग्नीशियम के पास दो है, एल्यूमिनियम के पास तीन है, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक।
इसको बहुत अच्छे से समझना है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम को। इसमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस हाईली है, और मैं कह रहा हूँ ना हाईली है मतलब कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि इसमें से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो देखो होता क्या है, एल्यूमिनियम बीइंग अ रिएक्टिव मेटल डज नॉट अकर इन नेचर इन अ फ्री, मतलब एल्यूमिनियम क्या है, हमारा रिएक्टिव मेटल है और ये नेचर में हमें फ्रीली नहीं मिलता है। फ्रीली कौन से मिलते हैं, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, जो मतलब लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, जो हमारे नेचर में मतलब एयर से रिएक्ट करके ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं कर पाते, वो हमें नेचुरली मिल जाते हैं। लेकिन एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम हमें फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा। एल्यूमिनियम हमें मिलता है एक तरीके से बॉक्साइड फॉर्म में, बॉक्साइड फॉर्म से फिर हमें निकाल के उसको एल्यूमिनियम में लाना होता है। और एल्यूमिनियम की खासियत मैं आपको बता दूं, इट इज द थर्ड मोस्ट हाईली एबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, मतलब ऑक्सीजन और सिलिकॉन को अगर आप निकाल दो तो उसके बाद थर्ड मोस्ट हाईली अबंडेंट एलिमेंट, मेटल भी नहीं एलिमेंट, तो मतलब मान के चलो मेटल में नंबर वन है, तो नंबर वन मेटल है ये, हाईली अबंडेंट मेटल है ये अर्थ क्रस्ट में से मिलने वाला, ठीक है ना। तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसको एक्सट्रैक्ट कहाँ से किया जाएगा, बॉक्साइट से। बॉक्साइट का फॉर्मूला मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, अब यहाँ दिखा भी देता हूँ, Al2O3 ओ, ठीक है। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ठीक है, आपको पता है ना वाटर क्रिस्टलाइजेशन, जब हमने पढ़ा था सोडियम बाइकार्बोनेट वाले केस में, सोडियम कार्बोनेट के केस में, वॉशिंग सोडा के केस में क्या था, Na2CO3.10H2O। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये पता है ना आपको, ऐसे ही यहाँ पर हम लिखते हैं इसका। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब यही होता है कि हम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स लेते हैं, अब वो अलग अलग हो सकते हैं, वो वेरिएबल है कि मतलब यहाँ पर 10 है, यहाँ 5 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, जैसे जिप्सम और पीओपी के केस में आप देखते हो, ठीक है, CaSO4.2H2O, CaSO4.12H2O, तो वो चीज आप समझते ही हो। यहाँ देखो बॉक्साइट कंटेन्स 30% to 70% ऑफ Al2O3, तो बॉक्साइट में देखो 30 से 70% तक एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब आपको एक चीज याद आई होगी, ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, क्योंकि हमने पढ़ा था मेटल नॉन मेटल में, हमने ये पढ़ा था जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज देख रहे थे, तो जो हमारे मेटल्स थे वो तो बेसिक ऑक्साइड बना रहे थे, और जो हमारे क्या कहते हैं नॉन मेटल है वो एसिडिक ऑक्साइड बना रहे थे, और जो एल्यूमिनियम है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता था, क्या बनाता था, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो देखो इसमें बॉक्साइड में 30 से 70% एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, और रिमेनिंग पार्ट क्या है, रिमेनिंग पार्ट गैंग है। तो इट इज मेड अप ऑफ सैंड, सिलिका, आयरन ऑक्साइड सेक्टर। देयर आर टू स्टेप्स ऑफ द या इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। अब इसमें देखो दो पार्ट है या फिर दो ही स्टेप है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम के लिए, कौन कौन से स्टेप्स हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कंसंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट ओर। अब कंसंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट ओर का मतलब पता है क्या है, कि हमें बॉक्साइट ओर में से कंसंट्रेटेड पार्ट को निकालना है। अब ये कैसे करेंगे, देखो बॉक्साइट में मेनली क्या क्या है, मेन ओर। अब ये बॉक्साइट का फॉर्मूला की बात नहीं कर रहा हूं, बॉक्साइट के साथ कौन कौन से ओर है, तो देखो सिलिका, पहला तो है सिलिका यानी कि SiO2, फिर है फेरिक ऑक्साइड यानी Fe2O3, फिर है टाइटेनियम ऑक्साइड यानी कि TiO2। ये तो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है बॉक्साइट के अंदर, जो भी हमारी इम्प्योरिटीज हमें देखने को मिली बॉक्साइट, ठीक है। सेपरेशन ऑफ दीज इम्प्योरिटीज इज डन बाय अ लीचिंग प्रोसेस यूजिंग ईदर बेयर्स मेथड और होल्स मेथड। अब देखो इसमें दो हमारे साइंटिस्ट है, पहले हैं हमारे हॉल साहब, दूसरे हैं बेयर साहब। तो बेयर साहब ने अपना अलग मेथड दिया, हॉल साहब ने अपना अलग मेथड दिया, दोनों ने ही क्या किया, अपना अलग अलग मेथड दिया, ठीक है। In both these methods, finally the concentrated alumina is obtained by calcination। अब calcination क्या है और रोस्टिंग क्या है ये मैं आपको बताऊं। देखो कैल्सिनेशन हमारा होता है फर्नेस के अंदर, ठीक है, फर्नेस के अंदर, और जो हमारा रोस्टिंग है वो होता है हमारा खुले में। जैसे ये दिखाता हूं, जैसे मुझे जिंक का रोस्टिंग करनी है, जिंक की रोस्टिंग करनी है, तो मैं क्या करूंगा, खुले में इसको रोस्ट करूंगा इस तरीके से। एक ये सपोज करो एक कढ़ाई या बर्तन है, इसके अंदर जिंक डाला हुआ है, जिंक सल्फाइड, उसको मैं क्या करूंगा, खुले में रोस्ट करूंगा। रोस्ट करूंगा तो इसकी रिएक्शन किससे हो जाएगी, इसकी रिएक्शन हो जाएगी ऑक्सीजन से,
यहाँ क्या बन जाएगा, ZnO बन जाएगा। ठीक है, बाद में SO2 भी बनेगा, लेकिन मैं अभी सिंपली ये लिखता हूँ। फिर इस ZnO2 से मुझे क्या बनाना है, जिंक प्राप्त करना है, तो क्या करूंगा, इसकी रिएक्शन कार्बन से करा दूंगा, तो यहाँ जिंक मिल जाएगा और यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगा। अब वहीं अगर मैं कैल्सिनेशन की बात करूं, कैल्सिनेशन की, तो उसके केस में क्या होगा, देखो यहाँ पर जो है जिंक सल्फाइड की रिएक्शन ओपनली नहीं होगी। जिंक सल्फाइड की रिएक्शन क्या नहीं होगी, ओपनली नहीं होगी। जैसे जिंक कार्बोनेट है, सपोज करो, ठीक है, मेरे पास क्या है, जिंक कार्बोनेट या कुछ भी है, चलो ये वाला पार्ट छोड़ो, मेरे पास जिंक सल्फाइड का ही मुझे अगर करवाना है, तो जिंक ऑक्साइड बना लिया पहले, फिर जिंक ऑक्साइड को तोड़ने के लिए मैंने इसकी भी रिएक्शन कार्बन से कराई और Zn+CO बना लिया। ये वाली पूरी की पूरी रिएक्शन सेम ही हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन हुआ वो मतलब खुले में नहीं था, वो फर्नेस के अंदर हुआ। वो कहाँ हुआ, फर्नेस के अंदर हुआ। और ये खुले में हुआ, रोस्टिंग। रोस्टिंग एक है ना, चने की रोस्टिंग करते हैं, रोस्टेड चना। तो क्या कर रहे हैं हम, मूंगफली को रोस्ट कर रहे हैं, तो क्या है कि खुले में एक तरीके से रोस्ट कर रहे हैं, तो फिर उसको हम रोस्टिंग कहते हैं। और अगर हम यही वाला काम जो है बंद करके कर रहे हैं, फर्नेस के अंदर कर रहे हैं रोस्ट उसको, तो वो कैल्सिनेशन हो जाएगा एक तरीके से। ठीक है, तो ये आपको समझना है। इन बोथ दीज मेथड फाइनली, यहाँ थे ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बीइंग एम्फोटेरिक, इट रिएक्ट्स विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म वाटर सॉल्युबल सोडियम एल्यूमिनेट। वाटर सॉल्युबल सोडियम एल्यूमिनेट होता है। सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला बेसिकली होता है NaLO2। ठीक है, अब ये सुनने में अजीब लगा, लेकिन इसकी रिएक्शन हम इजीली लिख सकते हैं। कैसे, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है हमारा NaOH। ठीक है, ये तो पता है ना आपको। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपको पता ही है क्या होता है, Al2O3। ठीक है, अब इन दोनों की जब हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, यही देखना है ना। तो देखो, Al2O3.2H2O प्लस 2NOH से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट बन जाएगा। इसी को तो सोडियम एल्यूमिनेट बोलते हैं। ठीक, +3H2O, यानी कि वाटर अलग हो जाएगा। वाटर अलग हो जाएगा। अगर आप NaOH की भी डायरेक्टली रिएक्शन कराओगे ना Al2O3 से, तो सेम सोडियम एल्यूमिनेट और H2O बाहर निकलेगा। ठीक है, अब ये जो सोडियम एल्यूमिनेट बना, इसकी रिएक्शन करा दो फिर से वाटर के साथ, तो क्या होगा, NaOH और AlOH का होल थ्राइस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, AlOH का होल थ्राइस। AlOH का होल थ्राइस का मतलब क्या हो गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिल गया हमें। क्या मिल गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से हम एल्यूमिनियम निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। देखो यहाँ पर AlOH का होल थ्राइस बन गया। अब इसको हम Al2O3 में हीट करने पे हल्का सा Al2O3 अलग हो जाएगा और वाटर अलग हो जाएगा। इस टाइप से कर सकते हैं। बट उससे पहले हमें थोड़ी सी चीजें समझनी होगी। होल्स प्रोसेस में क्या होता है, होल्स प्रोसेस समझ लो। ज्यादातर क्वेश्चन होल्स प्रोसेस में से ही आते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे जो आपने पढ़ा वो ठीक है, यहाँ पे जो आपने पढ़ा वो ठीक है, यहाँ तक वाला पार्ट तो दोनों में कॉमन सा ही है एक तरीके से। लेकिन होल्स प्रोसेस को एक बार अच्छे से समझो। द ओर इज पाउडर्ड एंड देन लीच्ड बाय हीटिंग विद एक्वस सोडियम कार्बोनेट। एक्वस सोडियम कार्बोनेट यानी सोडियम कार्बोनेट आपको पता है Na2CO3 होता है, इन द डाइजेस्टर टू फॉर्म वाटर soluble सोडियम एल्यूमिनेट। यहाँ पर भी हमें सोडियम एल्यूमिनेट बनाना है। अभी हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाई थी, किसकी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, तो भी हमें सोडियम एल्यूमिनेट मिला था। अब मैं Na2CO3 लूंगा और उसकी रिएक्शन भी सेम से करवाऊंगा, तो यही मिलेगा। क्या मिलेगा, NaLO2। बट बाय प्रोडक्ट्स चेंज हो जाएंगे, H2O के साथ यहाँ CO2 भी मिलेगा। ठीक है, तो पढ़ो, देन द इनसॉल्युबल impurities आर फिल्टर्ड आउट। द filtrate is warmed and neutralized by passing carbon dioxide gas through it. This result in the precipitation of aluminum hydroxide. अब देखो, जब मुझे ये मिल गया ना सोडियम एल्यूमिनेट, इसकी रिएक्शन में वाटर प्लस CO2 से कराऊंगा तो क्या मिल जाएगा मेरे को, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा एक तो, और दूसरा सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, है कि नहीं, बताओ जल्दी। और जो प्रेसिपिटेट है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का, वो ऑब्टेन होगा दोनों ही केस में, बेयर्स में भी और होल्स प्रोसेस में भी। और फिर उसको फिल्टर्ड, वॉश, ड्राइड करके, कैल्सिनेशन करके
हीट करके हम अलग कर लेंगे। ठीक है, कैल्सिनेशन का मतलब अब तो आप समझ गए होंगे ना कि हीट करना है, लेकिन खुले में नहीं करना, फर्नेस के अंदर करना है। अगर खुले में कर दिया तो वो क्या कहलाएगा, रोस्टिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रोस्टिंग कहलाएगा। तो इसको एक बार चेक करो। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। अब आप कहोगे ये इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन क्या है। आपने वैसे सोडियम क्लोराइड यानी NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा है, NaCl का रिडक्श इलेक्ट्रोलिसिस, वो आपने पढ़ा होगा तो आप इजीली समझ जाओगे। NaCl एक्वस मतलब वही होता है ना। तो होता क्या है, देखो इस तरीके से। सपोज करो ब्राइन सॉल्यूशन है यानी NaCl प्लस वाटर है। ठीक है, तो वाटर में जैसे ही यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड लगाएंगे, एक तरफ लगा दो इस तरीके से, ये जो निगेटिव वाला पार्ट है इसको बोलते हैं कैथोड, और ये जो पॉजिटिव वाला पार्ट है इसको बोलते हैं एनोड। ठीक है, ये प्लस की वजह से यहाँ पे बैटरी में प्लस माइनस होता है ना, तो एक पार्ट हमारा है पॉजिटिव वाला जिसको हम बोलेंगे एनोड, और एक पार्ट है हमारा नेगेटिव वाला जिसको बोलेंगे कैथोड। अब ये जो कैथोड है ये अपनी और किसको आकर्षित करेगा, Na पॉजिटिव को करेगा या फिर Cl नेगेटिव को करेगा। ऑब्वियस सी बात है, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। तो जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा, यानी इसको कैथोड करेगा अट्रैक्ट, किसको, कैटायन को। इसको कैटायन को ऐसे भी समझ सकते हो, Ca कैथोड और Ca कैटायन। तो कैथोड कैटायन को करेगा, और एनोड में An एनोड, An अनायन, तो ये करेगा एनायन को। कौन, एनोड। एनोड किसको अट्रैक्ट कर रहा है, एनायन को। ये पता है ना आपको, पॉजिटिव वाले को कैटायन बोलते हैं और निगेटिव वाले को एनायन बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर अलग अलग हमें रिएक्शन देखने को मिलती है, और कैथोड पे रिडक्शन होता है। क्या होता है, रिडक्शन होता है। कैथोड पे रिएक्शन क्या हो जाएगी, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स सोडियम। ठीक है, और एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी यहाँ पर, तो देखो Cl नेगेटिव, 2Cl नेगेटिव है सपोज करो, इसने दो इलेक्ट्रॉन निकाले, क्या बनाया, Cl2। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2Cl नेगेटिव गिव्स Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टाइप से रिएक्शंस आपको देखने को मिल रही है। अब ये आपने क्लोर एल्कली प्रोसेस भी देखा होगा, तो उसमें भी आप इसको समझ चुके होंगे। ठीक है, क्लोरो एल्कली प्रोसेस जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कोस्टिक सोडा बनाने के लिए, बहुत सारी चीजों में आपको पता ही होगा कॉस्टिक सोडा यानी NaOH यूज होता है, तो वहां हम इसको यूज करते हैं। बहुत ही जबरदस्त प्रोसेस होता है वो भी। और यहाँ पर बेसिकली हमें सिर्फ इतना समझना था कि एनोड पे एनाइन को अट्रैक्ट होता है, और यहाँ पे एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, वहां पर रिडक्शन होगा कैथोड पे। अब इसको आप समझ पाओगे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में। यहाँ पर देखो प्लस माइनस दिख रहा है ना, तो प्लस वाले क्या होंगे, एनोड होंगे, नेगेटिव वाले कैथोड होंगे। तो देखो कैथोड पे ग्रेफाइट लाइनिंग है, और अच्छे से समझाने के लिए हमें ये बता दिया कैथोड पे ग्रेफाइट लाइनिंग है। ठीक है, और एनोड क्या है, ग्रेफाइट का ही है प्रॉपर। एनोड तो ग्रेफाइट का है ही, ये यानी तीनों क्या है, एनोड है। ये एनोड की प्लेट्स लगाई हुई है। अब इसमें देखो मिक्सचर ऑफ एल्यूमिना क्रायोलाइट एंड फ्लोर्सपर लिखा हुआ है। क्या क्या लिखा हुआ है, क्रायोलाइट, फ्लोस्फर। अब देखो फ्लोस्फर तो हमारा होता है बेसिकली CaF2। फ्लोस्फर तो इजीली याद हो जाता है, CaF2 होता है। क्रायोलाइट, क्रायोलाइट का फॉर्मूला मैं कैसे याद कराता हूँ, देखो क्रायोलाइट में 3 Na आएंगे, 6F आएंगे और एक Al आएगा। ऐसे याद कर लो, 3 Na, 6F, एक Al, यानी क्या बना, Na3F6Al, या फिर Na3AlF6, ऐसे आप याद कर सकते हो। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है क्रायोलाइट का, Na3AlF6। ठीक है, ऐसे आप याद कर लो। और फ्लोस्फर का तो याद ही होगा, CaF2 क्या होता है, फ्लोस्फर का CaF2। ठीक है,
अब देखो, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। इन दिस मेथड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन मिक्सचर ऑफ एल्यूमिना which has melting point higher than 2000 degrees Celsius is done in a steel tank. The tank has a graphite lining on the inner side. This lining does the work of a cathode. A set of graphite rods dipped in the molten electrolyte works as a anode. अब देखो ये क्रायोलाइट और ये क्या कहते हैं फ्लोस्फर, इन सब के जो फॉर्मूलाज लिखे हैं ये आप याद करके चलो। आर एडेड इन द मिक्सचर टू लोअर दिस मेल्टिंग पॉइंट अप टू 1000 डिग्री सेल्सियस। मतलब आप समझ पा रहे हो 1000 डिग्री सेल्सियस कितना ज्यादा है। 1000 डिग्री सेल्सियस बहुत बड़ा टेम्परेचर है। तो उस टेम्परेचर पे वर्किंग हो रही है। अब आप देख लो। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम में एक चीज और है। ये देखो यहाँ पर एल्यूमिनियम इज डिपोजिटेड ऑन द कैथोड ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। अब एल्यूमिनियम डिपोज कर दिया कैथोड के अंदर। अब उसके अंदर क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे। पास कराएंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे। सो मोल्टन एल्यूमिनियम बीइंग heavier than the electrolyte is collected as the at the bottom of the tank. It is taken out from there from time to time. Oxygen gas is liberated at anode. आपने कहा सर कुछ नहीं समझ आया। अरे ये वाला पार्ट तो मैं तुम्हें यहाँ समझाऊंगा, रुको अभी, रुको जरा सबर करो। ठीक, देखो द इलेक्ट्रोड रिएक्शन आर शोन बिलो। अब देखो मैंने बताया था एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो देखो ऑक्सीजन का क्या हुआ यहाँ पर एनोड पे, ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन को बना दिया हमने O2 + 4 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन है। ये तो मैंने पहले ही बता रखा है। और इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं रिडक्शन में। अब कैथोड रिएक्शन क्या हुई होगी एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव + 3 इलेक्ट्रॉन मिला क्या, एल्यूमिनियम। सिंपल है यार, इससे ज्यादा सिंपल रिएक्शन हो सकती है समझने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है मेथड ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। अब मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हो जाते हैं हमारे, जैसे कि एल्यूमिनियम है, जिंक है, वगैरह वगैरह। उसके नीचे जो भी आ रहे हैं फेरस वगैरह हो गए ये सब। अब हम इसमें जिंक को पकड़ के चलेंगे। किसको पकड़ के चलेंगे, जिंक को पकड़ के चलेंगे। मैंने बताया था रोस्टिंग में क्या होती है, खुले में क्या होती है, खुले में ऑक्सीडेशन होता है, खुले में रिएक्शन होती है, खुले में गर्म करते हैं, रोस्ट करते हैं। कैल्सिनेशन में फर्नेस के अंदर करते हैं। और कैल्सिनेशन जनरली कार्बोनेट्स के लिए करते हैं। वो वाली रिएक्शन कार्बोनेट वाली मैंने जानबूझ के वहां नहीं लिखी थी, अब मैं बताऊंगा आपको, अब बताऊंगा ना। ठीक है, तो देखो द मेटल्स इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज सच एज आयरन, जिंक, लेड वगैरह वगैरह, एंड कॉपर। कॉपर को वैसे नहीं, कॉपर तो लेस रिएक्टिव हो जाएगा, उसको मत इंक्लूड करो। आर मॉडरेटली रिएक्टिव। देयरफॉर द सल्फाइड ओर्स आर स्ट्रांगली हीटेड इन एयर टू ट्रांसफॉर्म देम इनटू ऑक्साइड्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रोस्टिंग। ये पढ़ लो, रोस्टिंग की अगर डेफिनेशन लिखने के लिए आ गई तो यहां से यहां तक लिख सकते हो आप। The sulfide ores are strongly heated in air to transform them into oxides. The process is called roasting. ठीक है, रोस्टिंग की अगर सपोज करो 2 नंबर में डेफिनेशन आती है और एग्जाम्पल के साथ आती है तो आप लिखो, और ये आपका एग्जाम्पल हो गया रोस्टिंग का। ठीक है ना, तो दोनों चीज मैंने आपको दिखा दी कैसे कैसे करना है। अब कैल्सिनेशन का प्रोसेस क्या है, कार्बोनेट ओर्स आर स्ट्रांगली हीटेड इन अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर टू ट्रांसफॉर्म देम इनटू ऑक्साइड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। ये वाला प्रोसेस भी आप बता सकते हो कैसे, कार्बोनेट ओर्स आर स्ट्रांगली हीटेड इन अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर टू ट्रांसफॉर्म देम इनटू ऑक्साइड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। ये कैल्सिनेशन की डेफिनेशन हो गई येलो वाली। ये किसकी हो गई, कैल्सिनेशन की डेफिनेशन। और कैल्सिनेशन का एग्जांपल ये हो गया, जिंक कार्बोनेट टूट रहा है किसमें, जिंक ऑक्साइड और CO2 में। ठीक है, और इन दोनों ही केस का जो सेकंड स्टेप होगा वो कॉमन होगा। वो कॉमन स्टेप ये है, जब हम जिंक ऑक्साइड बना लेंगे ना, उसके बाद उसकी रिएक्शन कार्बन से कराएंगे, जिंक + कार्बन मोनोऑक्साइड बार, तो यानी जिंक हमें मिल जाएगा। मेजरली हमें ये जिंक ही चाहिए था ना, मेजरली तो हमें जिंक ही चाहिए था, बताओ जल्दी। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ के चलना है, बिल्कुल बिल्कुल ही कतई एकदम अच्छे से, मतलब मजा आ जाए ऐसा आपको करके चलना है। ठीक है ना, और इससे बेटर आपको कुछ मिलेगा भी नहीं। ठीक, तो ये सारी चीजें मैं आपको याद करवा रहा हूँ।
ठीक है ना, एक बार मैं आपको और क्लियर करवा देता हूँ, या फिर चलो ठीक है। अब देखो इस इन दोनों को, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि रोस्टिंग क्या है और कैल्सिनेशन क्या है, तो देखो सिंपल वे में समझ लो। सल्फाइड ओर्स आर स्ट्रांगली हीटेड इन एयर टू ट्रांसफॉर्म इनटू ऑक्साइड्स, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम रोस्टिंग कहते हैं, और रोस्टिंग हमारी क्या होती है, खुले में होती है, यानी कि हम प्रॉपरली उसको हीट कर रहे हैं एयर के संपर्क में लाके। और कैल्सिनेशन में हम क्या कर रहे हैं, कैल्सिनेशन में हम उसको कार्बोनेट्स को स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं, जिससे कि वो उसके ऑक्साइड फॉर्म में आ रहा है। और उन दोनों की ही रिएक्शन मैंने बता दी है यहाँ पर, ठीक है। ये रोस्टिंग की हो गई, कैल्सिनेशन की हो गई, और यहाँ पर देखो ये दोनों होने के बाद ये वाली रिएक्शन करवा दो इसकी, जिससे हमें जिंक मिल जाए। Apart from carbon, reactive metals such as sodium, calcium, aluminium are also used as reducing agent for reduction of metal oxide to obtain metal. अब इसमें ये कहा गया कि जरूरी थोड़ी है कि हम यही यूज करें, हम कोई और भी यूज कर सकते हैं कार्बन की जगह। जैसे ZNO आया था ना, तो उसमें कहा जा रहा है कि हम ZNO की जगह कुछ और भी यूज कर सकते थे। जैसे इस केस में देखो MnO2 की रिएक्शन कराई एल्यूमिनियम से, तो Mn हमें मिल गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड अलग, हीट अलग। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड के केस में देखो ये भी हमारा मॉडरेटली रिएक्टिव है ना, इसको एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट किया, फेरस अलग, एल्यूमिनियम ऑक्साइड अलग। तो ये कोई इतना इंपॉर्टेंट पार्ट मुझे लग नहीं रहा है, और इसमें से क्वेश्चंस आए ये कोई चांस ही नहीं है, मतलब इसमें से क्वेश्चन क्या ही आएगा, ऑब्वियसली इसमें से क्वेश्चन नहीं आ पाएगा। ये तो वैसे ही बता दिया। एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स। अब आ जाते हैं लेस रिएक्टिव मेटल्स में। मैंने बताया था ना, पहले हम रिएक्टिव एलिमेंट्स देखेंगे, फिर मॉडरेट रिएक्टिव एलिमेंट्स देखेंगे, फिर हम आएंगे लेस रिएक्टिव मेटल्स पे। तो ये हमारा लेस रिएक्टिव मेटल्स का आ गया है। तो द मेटल्स एट द बॉटम, मैंने बताया था ना, हाइड्रोजन के नीचे जो भी आएंगे, जैसे कॉपर है, जैसे सिल्वर है, जैसे मरकरी है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, वो सब क्या है, हमारे लेस रिएक्टिव मेटल्स है। तो इसमें देखो, द मेटल्स एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स आर less reactive, that is why they are found in a free state in nature. For example, gold, silver, platinum, ये याद रखो। एग्जाम्पल क्या क्या है, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। ये कट कैसे रहा है बार बार, ये आज सही नहीं चल रहा है पेन। अब सही चला। द रिजर्व्स ऑफ कॉपर इन द फ्री स्टेट आर वेरी फ्यू। अब देखो जो कॉपर है ना हमारा, वो हमें फ्री स्टेट में बहुत कम ही मिलता है। प्रेजेंटली कॉपर जो है हमारा, वो फाउंड होता है हमें मेनली इन द फॉर्म ऑफ कॉपर सल्फाइड। कॉपर इज सब्सटेंट फ्रॉम द कॉपर सल्फाइड आर जस्ट बाय हीटिंग इन एयर। अब यहाँ पर देखो, कॉपर क्यूप्रस सल्फाइड की रिएक्शन अगर मैं ऑक्सीजन से कराऊंगा तो क्या मिल रहा है, हमें CU2O मिल रहा है और SO2 मिल रहा है। अब ये CU2O की रिएक्शन दोबारा से अगर मैं CU2S से करवा दूंगा तो क्या मिल जाएगा, कॉपर मिल जाएगा और SO2 अलग हो जाएगा। ये वाली रिएक्शन आप सबको याद करके चलनी है, ये रिएक्शन तो आपको रट लेनी है, अभी बोल रहा हूँ रट लो। पहले ऑक्सीडेशन कराओ और फिर उसकी रिएक्शन उसी से करवा दो, वही मिल जाएगा। जैसे क्यूप्रस सल्फाइड की रिएक्शन कराई ऑक्सीजन से, ऑक्सीडेशन करवाया, CU2O मिला, अब ये CU2O की रिएक्शन फिर से इसी से करवा दो, मजा आ जाएगा, कॉपर हमें मिल जाएगा, है ना। यही तो करना था, और करना ही क्या था। यार मैं थक गया यार, इतने सारे प्रोसेस करवा करवा के, मतलब सांस चढ़ जाती है। एक होता है ना सांस चढ़ गया, वो वाली बात है। तो एक बार देखो यार, 2 मिनट का ब्रेक दो मुझे, मैं भी थक गया हूँ। नेक्स्ट है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। अब रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स क्या होता है, रिफाइनिंग करेंगे मेटल की जल्दी से। तो देखो, मेटल्स हमें जनरली जो मिलते हैं ना, वो मिलते हैं, मतलब जो भी हम मतलब मेटल निकाल रहे हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो हमें प्योर फॉर्म में मिलेंगे, 100% प्योर मिलेंगे। उसमें थोड़ी बहुत तो इम्प्योरिटीज होगी, ऑब्वियस सी बात है, उसमें इम्प्योरिटीज तो रहेगी। तो वो जो इम्प्योरिटीज है, उसको हमें सेपरेट करने की जरूरत है, जिससे कि हमें प्योर मेटल मिल सके। तो जो इलेक्ट्रोलिसिस मेथड हम यूज करने वाले हैं,
इसकी रिफाइनिंग के लिए। उसको मैं एक बार देखता हूँ। अच्छा गिवन नहीं है, अच्छा हाँ वो तो हमने पढ़ ली है ना, इलेक्ट्रोलिसिस वाले प्रोसेस वही है, सेम टू सेम। बेसिकली अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम आ गए हैं। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, मतलब सेकंड होता है आपका तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें हमने पढ़ा था केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर में। ठीक है, अब हम आ गए हैं इस चैप्टर को, वो इस टॉपिक को दोबारा से इस चैप्टर में पढ़ने, कोरोजन ऑफ मेटल्स। आपको पता है कोरोजन क्या होता है? डिग्रेडेशन प्रोसेस होता है मेटल का, कि मेटल धीरे धीरे खराब होने लगता है। अब जैसे कि आयरन के केस में रस्टिंग आती है, और कॉपर के केस में उसमें ग्रीन टर्न, ग्रीन वो आ जाता है, मतलब एक तरीके से ग्रीन परत चढ़ जाती है। ठीक है, और सिल्वर के केस में टर्निशिंग आती है, ब्लैक टर्निशिंग, मतलब सिल्वर के ऊपर क्या होती है, काली खा जाती है एक तरीके से, ये समझ के चलो। ठीक है, एक बार पढ़ लो इसको। ये देखो पहले एक एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं सारे। जैसे यहाँ पर देखो कॉपर क्लेडेड है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी का, जो कि बहुत पुराना है। इस पे भी देखो कॉपर क्लेडेड हमें देखने को मिल रही है। ब्लैक सिल्वर वेसल, अब हमारे पास कुछ सिल्वर का ये एक वेसल है, ठीक है, सिल्वर का बर्तन है, उसके ऊपर जो ब्लैक टर्निशिंग आ जाती है ना ऊपर, आपने कभी देखा होगा चांदी की चम्मच में भी देखा होगा, कि चांदी की चम्मच अगर काली पड़ जाए या चांदी का सिक्का हल्का हल्का काला होने लगे, तो इसका मतलब उस पे क्रोजन आ गया है। क्या आ गया है? उस पे क्रोजन आ गया है। तो ये वाली चीजें आप समझते ही हो, है ना? अरे जल्दी बोलो यार, तुम बोलते ही नहीं हो। एक मिनट। ठीक है, तो ये हमारा क्रोजन होता है। अब देखो एक चीज मैं बताना भूल गया था, बताना भूल क्या गया, मैंने बता तो दिया, रस्टिंग ऑफ आयरन वाला केस। ठीक है, ये सारी चीजें हो चुकी है। अब इसमें एक चीज पढ़ो, ओल्ड आयरन बार्स ऑफ बिल्डिंग्स कॉपर वेसल नॉट क्लीन बाय अ लॉन्ग टाइम। इसको क्या है कि बहुत टाइम से हमने साफ नहीं किया है। तो सिल्वर अरेंजमेंट और आइडियल्स एक्सपोज टू एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड abundant vehicles fit to be thrown away. Rusting of iron article causes large financial losses. Thus corrosion of iron, that is rusting, is a big problem. अब यहाँ पर जो हम फोकस करने वाले हैं ना, वहां तो हमने सारी रिएक्शंस भी देख ली थी। ठीक है, जिसने केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन पढ़ा है, ये मैं दोबारा बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। पता सबको है कोरोजन क्या है। अब यहां पर हम फोकस करेंगे किसके ऊपर? रस्टिंग ऑफ आयरन के ऊपर। किस पे? रस्टिंग ऑफ आयरन के ऊपर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको कैसे रोका जाए, क्योंकि आयरन के ऊपर रस्ट आए, उससे हमारा वो खराब हो जाए लोहे का सामान, उसको कैसे बचाया जाए, तो उसके लिए कुछ प्रोसेस है। वो आ जाते हैं हमारे यहाँ प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन में। हमने थोड़ा सा तो देखा था प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन की, उस पर प्लेटिंग कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, ऑयलिंग कर देते हैं, ग्रीजिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम उसको समझने भी वाले हैं कि क्या क्या प्रोसेस करते हैं और कैसे करते हैं। जैसे पहला है गैल्वेनाइजिंग। क्या है? गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग का मतलब देखो सिंपली क्या होता है, गैल्वेनाइजिंग का मतलब ये होता है कि जो हमारा लोहा है उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। क्या चढ़ा दी जाती है? जिंक की परत, एक तरीके से लेयरिंग हो जाती है जिंक की। जिससे क्या होता है, क्योंकि जिंक इतना ज्यादा रिएक्टिव है नहीं, इतना ज्यादा तो रिएक्टिव है नहीं, आपने पढ़ा है ना, रिएक्टिविटी सीरीज आपने देखी ना, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, ये वाले देखे हैं ना। तो जिंक क्या करता है, इसको डिस्प्लेस कर देता है, इसको फेरस को, है ना। तो यहाँ पर होता क्या है, देखो होगा ये कि यहाँ ये प्रिवेंशन करेगा, यानी कोरोजन आने से रोकेगा, रस्टिंग आने से रोकेगा। तो जिंक की जो परत है वो बेसिकली क्या करेगी, ऊपर से एक परत हो जाएगी, तो नीचे वाले को क्या होगा, सपोर्ट मिल जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा ठंड लग रही है, तो मुझे इस छोटी सी टी शर्ट में तो ठंड लगेगी, लेकिन अगर मैं जैकेट पहन लूं वहीं पर, तो क्या होगा कि मेरे को ठंड नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप पे लेयरिंग कर ली है एक तरीके से। तो वही चीज है, क्रोजन का भी ऐसा ही है। क्रोजन में भी यही होता है कि अगर मैंने उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ा दी, तो लोहा तो बच गया ना, लोहा तो बच गया मेरा, आयरन, आयरन के ऊपर क्रोजन हो ही नहीं पाएगा। जो भी होगा वो इसके जिंक के ऊपर होगा, जो भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा, क्योंकि आयरन का ऑक्सीडेशन होता है, वही तो एक तरीके से क्रोजन है या रेस्टिंग है। ठीक है, so in this method, corrosion of zinc occurs first because zinc is more electropositive than iron. After a few rainy season, the zinc layer goes away and the inner iron get exposed. हाँ ये है कि थोड़े समय के बाद जिंक के ऊपर, जब जिंक खराब हो गया तो उसके बाद फिर आयरन पे वो आने लगती है। तो मतलब ये पूरी तरीके से सही नहीं है, लेकिन हाँ ये उसको कुछ लंबे समय तक बचा लेगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट करेंगे कॉस्टिक क्लीनिंग, फिर रिंसिंग, पिकलिंग, वैसे ये पूरा प्रोसेस आप देख लो,
ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना भी लिख दोगे ना गैल्वेनाइजिंग चल जाएगा। सेकंड इज टाइनिंग। टाइनिंग होता है हमारा ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लेयर ऑफ मोल्टेन टिन डिपॉजिट कर देते हैं। टाइनिंग, टिनिंग मतलब वही समझ लो कि टिन की जो परत है वो चढ़ा देंगे। गैल्वेनाइजिंग में जिंक की परत चढ़ा दी थी, टिनिंग में हम टिन की परत चढ़ा देंगे, ठीक है। वी कॉल दिस एज कलह। क्या बोलते हैं? कलह। अ ग्रीनिश लेयर फॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ अ कॉपर और ब्रास वेसल। दिस ग्रीनिश लेयर इज पॉइजनस। और ये जो ग्रीनिश लेयर होती है ना, ये पॉइजनस होती है। कैसी होती है? पॉइजनस। इफ बटर मिल्क और करी इज प्लेस्ड इन सच अ वे वेसल गेट्स स्पॉइल्ड। टिनिंग इज डन ऑन टू प्रिवेंट ऑल सच डैमेजेस। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन अगला वाला है एनोडाइजेशन। इसमें से क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है, एनोडाइजेशन में से। अब ये एनोडाइजेशन क्या होता है? इसमें हम मेथड इस मेथड में हम कुछ एलिमेंट्स लेंगे, जैसे कॉपर ले लेंगे या एल्यूमिनियम ले लेंगे। उसके ऊपर क्या करेंगे? एक स्ट्रॉन्ग लेयर चढ़ा देंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? अब इसमें क्या होगा? इसमें देखो, जो ऑक्साइड लेयर्स है ना हमारी, वो इतनी ज्यादा स्ट्रांगली होगी सरफेस के ऊपर कि वो प्रिवेंशन करेगी किसका? कोरोजन ऑफ मेटल का। अब मेटल के ऊपर कोरोजन कब आता है? जब उसका ऑक्सीडेशन होता है। लेकिन जब हम उसके ऊपर परत चढ़ा देंगे या तो एल्यूमिनियम की या कॉपर की, तो होगा क्या? देखो, कॉपर तो वैसे ही लेस रिएक्टिव है, वो तो ऑक्सीजन से वैसे ही रिएक्ट नहीं कर पाएगा जल्दी से। तो होगा क्या? वो उसको बचा लेगा रस्टिंग होने से। एल्यूमिनियम भी उसको बचा लेगा। तो यहाँ पर वही सारी चीजें कर रहे हैं हम, परत चढ़ा रहे हैं एक तरीके से। ये प्लेटिंग वाले ही प्रोसेस समझ के चलो, जो आपने गैल्वेनाइजेशन पढ़ लिया और ये टिनिंग पढ़ा और ये एनोडाइजेशन है, ये भी एक तरीके से वही है। फॉर एग्जाम्पल, वेन एल्यूमिनियम इज एनोडाइज द थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। तो देखो, जब एल्यूमिनियम एनोडाइज होता है तो उस पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, जैसे यहाँ पर है देखो। एनोड कैथोड का मैंने बता दिया ना। एल्यूमिनियम का कैथोड पे क्या हो रहा था? रिडक्शन। Al3+ प्लस 3 इलेक्ट्रॉन क्या बन रहा था? एल्यूमिनियम। याद करो, अभी थोड़ी देर पहले किया है। वही सारी चीजें रिपीट होके आ रही है, ठीक है। और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हुआ था, वो -2 चेंज हो गया था मेरा O2+2 इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। तो इस टाइप से हमने किया ही था। This protection can be further increased by making the oxide layer of thicker during the anodization. नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब वही आ गया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? किसी के ऊपर परत चढ़ा देना, जैसे सोने के ऊपर। बोलते हैं ना, कुछ कुछ होता है कि असली सोना है, और कुछ के ऊपर क्या होता है? परत चढ़ी होती है, तो बोलते हैं ना ये सोने का पानी चढ़ा हुआ है इसके ऊपर, पंजेब के ऊपर। जो आपने देखा होगा सोने की ज्वेलरीज बनती है, वो सारी असली नहीं होती है। कुछ पे क्या होता है? कुछ तो असली होती है, कुछ तो असली होती है 100%, पर ज्यादातर असली नहीं होती है। ज्यादातर पर पानी चढ़ा होता है या फिर उसकी प्लेटिंग हुई होती है। तो वही चीज है, देखो, आप यहाँ पर कोई भी मेटल रखो, इस तरफ एनोड इस तरफ कैथोड, ठीक है। तो जो हमारा पॉजिटिव पार्ट है वो भागेगा कैथोड की तरफ, और जो नेगेटिव पार्ट है वो भागेगा एनोड की तरफ। तो यहाँ पर देखो, जो एनोड के ऊपर है ना, वो परत आ जाएगी। वो उसकी परत, जो मेटल हमने डाल रखा है सॉल्यूशन में, उसके ऊपर उसकी परत चढ़ जाएगी, यानी कि उसकी एक तरीके से लेयरिंग आ जाती है। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस आपने पहले भी पढ़ा होगा, क्लास 8-9 में कहीं तो पढ़ा होगा। ऑब्वियस सी बात है ना? ऐसा तो नहीं है कि नहीं पढ़ा होगा। तो जो लेस रिएक्टिव मेटल है उसके ऊपर कोट चलता है। किसका कोट चढ़ता है? जो रिएक्टिव मेटल है। तो रिएक्टिव मेटल का कोट किसके ऊपर चढ़ेगा? लेस रिएक्टिव के ऊपर। तो यानी कि अगर हम मुझे फेरस के ऊपर कोटिंग करवानी है, तो मुझे उससे रिएक्टिव मेटल लेना होगा, जैसे कि एल्यूमिनियम है, जिंक है, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब देखो, सिल्वर प्लेटेड स्पून्स। सिल्वर प्लेटेड स्पून्स मतलब हम उस पर क्या करेंगे? गोल्ड प्लेटेड ऑर्नामेंट्स आर द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये सब भी हमने देखे हैं। अब जैसे कोई कोई है जो चांदी की चम्मच नहीं ले पाता है, तो क्या करता है? चांदी की परत चढ़ी हुई ले लेता है, क्योंकि वो सस्ती पड़ती है ना। गोल्ड प्लेटेड ऑर्नामेंट्स मतलब गोल्ड से बने जो हमारे सामग्री है। अब कोई गोल्ड खरीद नहीं पा रहा है, उसके पास पैसा नहीं है उतना, तो क्या करेगा? वो यही करेगा, सोने का पानी चढ़ा हुआ ले लेगा, या फिर सोने की परत चढ़ी हुई ले लेगा, यही तो करेगा। तो यही एग्जांपल्स है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के। नेक्स्ट, एलोइंग। एलोइंग मतलब, एलोय आपको पता है कॉइन किससे बनते हैं? एलॉय से बनते हैं। जैसे कि स्टील भी एक एलॉय है, ठीक है ना, वो आयरन का एक एलॉय है। या फिर आप कहो तो ब्रास भी एक एलॉय है। तो ये सभी हमारे क्या, एक तरीके से एलॉयज ही है। ब्रॉन्ज भी एक एलॉय होता है, आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो ये सब क्या है? स्टेनलेस स्टील क्या है? वो क्या, वो किसका एलॉय है? ये जरा बताना।
बनता तो वो आयरन से है, ठीक है, स्टील भी आयरन से ही बनता है। और किस किस से बनता है ये बताना, ठीक है। आयरन क्रोमियम सब मिक्स होता है उसमें, आयरन क्रोमियम कार्बन सब। अब वो किस प्रोपोर्शन में होता है वो आपका टास्क है, आप बताओगे। तो देखो, मेजोरिटी ऑफ द मेटेलिक सब्सटेंस यूज प्रेजेंटली आर इन द फॉर्म ऑफ एलॉयज। द मेन इंटेंशन बिहाइंड दिस इज टू डिक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ corrosion ऑफ मेटल्स। बस इतना याद कर लो, ठीक है। और देखो, सिक्कों का एग्जांपल याद रखो। कॉइन्स मेड फ्रॉम वेरियस एलॉयज, कॉइन्स कितने भी एलॉयज से बन सकते हैं, है ना, कहीं से भी बना सकते हो आप। आपने चांदी के सिक्के भी देखे हैं, देखे होंगे, बहुत कम चलते हैं, बहुत कम, चांदी के सिक्के तो बहुत ही कम चलते हैं, ठीक है। ब्रॉन्ज के देखे होंगे, ठीक है। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, कॉपर के भी बनते हैं, वैसे बनने को तो आप किसी के बना लो, क्या दिक्कत है, वो दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। तो एलॉयज पे क्या है कि जल्दी से रस्टिंग नहीं आती है, एलॉयज पे जल्दी से क्रूजन नहीं आता है। अब एक दो क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये पहला ही क्वेश्चन है, मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताता हूँ। डिवाइड द मेटल्स कॉपर, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फेरस, सोडियम, पोटेशियम इनटू थ्री ग्रुप्स, नेमली रिएक्टिव मेटल्स, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स और लेस रिएक्टिव। तो देखो, इसको हमें क्या करना है, तीन पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो सबसे पहला पार्ट मैंने बना लिया, रिएक्टिव एलिमेंट, रिएक्टिव मेटल। नेक्स्ट मैंने बना लिया मॉडरेट रिएक्टिव एलिमेंट। ये आ गया मेरा लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है। अब देखो, मैं मजा दिला दूंगा आपको, बिल्कुल बता रहा हूँ। देखो, आपको मैंने सीरीज बता रखी थी, कौन सी, रिएक्टिविटी सीरीज, यहाँ लिख भी देता हूँ। कॉपर तक ही लिखते हैं क्योंकि कॉपर से नीचे वाला यहाँ पर गिवन भी है। तो देखो, लेस रिएक्टिव में सबसे नीचे, जैसे जैसे हम नीचे आते हैं रिएक्टिविटी कम होती है, और सबसे नीचे कौन है, कॉपर है। तो देखो, यहाँ पर लेस रिएक्टिव में आ गया कॉपर, एक तो मेरा हो गया। अब मॉडरेट वाले कौन कौन से हैं, जो हाइड्रोजन से, मैग्नीशियम से लेके हाइड्रोजन तक है, ऐसे मान के चलो। तो उसमें कौन कौन से गिवन है यहाँ पर, फेरस हो गया एक तो, एक मैग्नीशियम ले लो, जिंक भी तो है ना, जिंक, फेरस हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया। और मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन कौन से हैं, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। इसमें आप मैग्नीशियम को भी रख सकते थे यहाँ पर, ठीक है, मैग्नीशियम को भी रख सकते हो, मैग्नीशियम तक भी रिएक्टिव होता है। तो आप एक काम क्या करो, मैग्नीशियम को भी रख लो, ठीक है। तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, और ये फेरस और जिंक हो गया मॉडरेट में, और कॉपर हो गया लेस रिएक्टिव में, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग इवेंट्स। अब ये तो मुझे आपसे करवाना चाहिए, वैसे तरीका तो यही है कि मैं आपसे करवाऊं, क्योंकि आप करोगे तभी मजा आएगा। जैसे पहला है ए पार्ट में, तो देखो, एल्यूमिनियम की रिएक्शन किससे करवाओ, एयर से, एयर से मतलब ऑक्सीजन से। तो देखो, यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगी क्या, Al2O3। बैलेंस कौन करेगा, इसको आप ही करोगे, कैसे करोगे, देखो यहाँ पर दो और यहाँ पर तीन, रेशियो बनाने के लिए इसको दो कर देते हैं, यहाँ 4 लिख देते हैं, यहाँ 3 लिख देते हैं। तो पहला देखो, दूसरा वाला देखो, आयरन फिलिंग आर ड्रॉप्ड इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। आयरन की रिएक्शन कराएंगे कॉपर सल्फेट से। अब देखो, यहाँ पर आयरन और कॉपर आ रहे हैं, आपको पता है रिएक्टिविटी सीरीज में कौन ऊपर है, आयरन ऊपर है। ये क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है, ये क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा, यहाँ क्या बना देगा, FeSO4 प्लस कॉपर बना देगा, ठीक है ना। ये वाले देखो, अगले दो आप करोगे, अगले दो आपको ही करने होंगे, जल्दी बताओ। चलो एक मैं करवा देता हूँ, ये वाला फेरिक ऑक्साइड वाला, थर्ड वाला। फेरिक ऑक्साइड क्या हो गया, Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। अब इन दोनों में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, फेरस या एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ज्यादा है, तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, इसको रिएक्ट, इसको डिस्प्लेस करेगा, Al2O3 प्लस Fe। अब इसको क्या करो, बैलेंस कर दो, एक बार ये चेक करो जल्दी से।
अगले 2 आप करोगे, वो होमवर्क है आपके लिए। ठीक है ना, समझ आ रहा है ना? अरे दिक्कत हो रहा है क्या? तो देखो डी और ई आपको खुद करने हैं, ठीक है ना, हो जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप कर लोगे, आप कर पाओगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपसे नहीं होगा, 101% होगा, ऐसे सोचो। तो देखो आज का हमारा ये खत्म होता है इसी के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों। बहुत ही ज्यादा मजा आया आपके साथ ये वाला सेशन अटेंड करके, और पता ही नहीं चला कब 1 घंटा 20 मिनट हो गए। कितना हो गया टाइम? 1 घंटा 21 मिनट हो गया है। तो देखो कितना हमने पढ़ लिया है। और मैं बता रहा हूँ इस चैप्टर में अगर हमने इतना पढ़ लिया है ना, अब इसके आगे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, हो गया बस। बस खत्म। टाटा बाय बाय गुड बाय। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून विद अस ब्रो।